हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया है उस पार्ट के जो है हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हैं। कंप्यूटर के सारे प्रश्न को कंप्लीट करवा दिया गया इसके पहले वाले वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रश्न को, आज की इस वीडियो को। चलिए, पहला प्रश्न हमारा दिया है कि अधिगम का सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने, पावलोव ने, फ्रॉबेल ने, डाल्टन ने। तो अधिगम का जो सूझ का सिद्धांत है इसको कोहलर ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें सारे के सारे जो प्रश्न दिए हैं इसको आपको जो है अच्छे से याद कर लेना, इसी में से एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम था सुल्तान, मुल्तान, शेखर, आजाद। तो कोहलर ने जिस चिंपैंजी का प्रयोग किया था उसका नाम था सुल्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे, स्टैनले हॉल, स्पेंसर, वुडवर्थ। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं ये हैं जीन पियाजे महोदय जी। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वाइगोत्स्की, हर्लॉक, थॉमसन, वुडवर्थ। तो ये जो सामाजिक विकास का जो सिद्धांत है ये दिया है वाइगोत्स्की ने। वैसे तो वाइगोत्स्की होता है लेकिन वेंगोत्स्की इसमें दिया, तो इसका राइट आंसर ही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है ये 2015 में पूछा गया है, बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, टर्मन ने या मैरिल ने। तो जो बुद्ध का बहुकारक सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक महोदय ने इसका प्रतिपादन किया था या दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? 1 से 4 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, 3 से 4.5 वर्ष, 2 से 3 वर्ष। अब कह रहा कि जो बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है वो कितनी होती है? तो ये होती है जन्म से 5 वर्ष तक होती है शैशवावस्था की आयु। अगला प्रश्न हमारा है, किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है? समंजन, आत्मसात, विकेंद्रीकरण, ध्यान। तो किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु पर जो भी चेतना केंद्रीकरण करना कहलाता है ये होता है ध्यान करना। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो ध्यान होगा हमारा वही केंद्रीकरण होता है। अगला प्रश्न हमारा है, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना केंद्रित करना होता है। इसमें जिसमें अपनी इच्छा के अनुसार हम लोग अपना ध्यान करते हैं उसमें, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ऐच्छिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है कहलाता है ऐच्छिक, अनैच्छिक, निरापद, ऐच्छिक। तो बिना इच्छा के तो इसमें हो जाएगा अनैच्छिक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और जब इच्छा के रहेगा तो ऐच्छिक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह विचार किसका है? तो यह विचार स्किनर का है या टायलर का है या गुड का है या फिर कोई नहीं। ये जो है स्किनर का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने, पावलोव ने, क्रोमक्रो ने, गुड ने। तो प्रसूत अधिगम का जो सिद्धांत है ये स्किनर ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में थॉर्नडाइक का नियम है। थॉर्नडाइक का इसमें कौन सा नियम है? तत्परता का नियम,
अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या उपयुक्त सभी। तो थॉर्नडाइक का जो नियम है ये तीनों है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि वाटसन ने संवेग बताए हैं। वाटसन ने कितने संवेग बताए हैं? 3, 2, 4, 5। तो वाटसन ने जो है ये 3 संवेग बताए हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीनों संवेग हैं भय, क्रोध, प्यार, तीनों यही है संवेग बताए थे वाटसन ने। अगला प्रश्न है वाटसन ने कौन से संवेग बताए हैं? भय, क्रोध, प्यार, युक्त सभी। तो ये सभी हैं तीनों, इसका राइट आंसर इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया है? स्किनर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, कोई नहीं। तो इसमें कबूतर पे जो प्रयोग किया था वो है स्किनर महोदय जी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्किनर ने चूहों पे भी प्रयोग किया, कबूतर पे भी प्रयोग किया है। अगला प्रश्न परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, उसका विकास कहा जाता है। मतलब ये कथन किसने कहा है? मुनरो का है या हरलॉक का है, ड्रेवर का है या डगलस का है? तो ये जो है मुनरो का है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुनरो ने कहा कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। अगला है रुचि में निहित है अवधान, अनुभव, ज्ञान, मनोरंजन। तो रुचि में जो निहित है इसमें ये है हमारा अवधान, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत है। अवधान रुचि पर आधारित है, रुचि अवधान पर आधारित है, अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी जो है ये सभी हो जाएगा। अवधान रुचि पर आधारित है, रुचि अवधान पर आधारित है, अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसका इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तीनों इसका सही है। अगला प्रश्न निम्न में से प्रेरणा का स्रोत है या के स्रोत हैं? बालक, आवश्यकताएं, उद्दीपक, आवाबा, दोनों। तो अभिप्रेरणा के इसमें जो स्रोत है वो है आवास सा दोनों, बालक और उद्दीपक नहीं, आवाबा दोनों, बालक व आवश्यकताएं। अगला हमारा प्रश्न है अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, पावलोव। अधिगम के प्रयत्न और जो भूल के सिद्धांत है ये जो है थॉर्नडाइक ने दिया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा इसमें कि अवधान में निहित है प्रेरक शक्ति, अनुभव, रुचि, ज्ञान। तो अवधान या ध्यान में जो निहित होती है वो हमारी रुचि होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? कोहलबर्ग, थॉमसन, फ्रोबेल, जॉन डीवी। तो नैतिक विकास के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं कोहलबर्ग। नैतिक विकास के सिद्धांत वो कोहलबर्ग ने दिया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। ये किसका कथन है? थॉमसन का, हरलॉक का, क्रोयमक्रो का और डी ए फ्रोबेल का। तो ये जो है थॉमसन ने कहा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये थॉमसन का कथन है कि बाल मनोविज्ञान जो है सभी को एक नई दिशा में
संकेत करता है, नई दिशा की ओर संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। अगला प्रश्न है कि सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है, यह कथन किसने कहा है? तो ये कथन जो है स्किनर ने कहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि किसी विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है। मनोविश्लेषण विधि, तुलना विधि, प्रक्षेपण विधि, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो मनोविश्लेषण विधि है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दिया कि किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन जो हम लोग करते हैं वो मनोविश्लेषण विधि है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है अल्पकालिक स्मृति है। अल्पकालिक स्मृति है, इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है, व्यक्ति उत्तेजनाओं को अधिक समय तक याद रखता है, आवा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अल्पकालिक जो इसमें स्मृति है ये हो जाएगा, इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो अल्पकालिक स्मृति है। अगला प्रश्न है रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं परिवार की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का कठोर वातावरण, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार, उपयुक्त सभी। अब रुचि को जो प्रभावित करने वाले होते हैं ये सभी होते हैं, उपयुक्त सभी। मतलब परिवार की आर्थिक स्थिति भी होती है, विद्यालय का कठोर वातावरण भी होता है, या अभिभावकों का जो अनुचित व्यवहार होता है, ये सभी जो है रुचि को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि वंशानुक्रम माता पिता संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह परिभाषा किसकी है? रुथ वेंडिक्ट की, वुडवर्थ की, टी जिन्सबर्ग की, एना स्टासी की। तो ये जो है रुथ वेंडिक्ट की है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? पदार्थ, प्रत्यय, प्रतिभा, संवेदना। अब जो चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता वो होता है पदार्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है। अगला प्रश्न है कि बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण, परिपक्वता, समंजन, आत्म सातन। तो ये होता परिपक्वता। परिपक्वता का कार्य जो बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ जो उसमें परिवर्तन होता है और कोई भी कार्य वह निश्चित समय पर करने के योग्य होता है, तो ये होती है परिपक्वता, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवांशिक गुण प्राप्त होता है उसके वाहक होते हैं डीएनए, पीजीएन, आरएनए, जीन्स। तो ये जो माता पिता और पूर्वजों से जो आनुवांशिक गुण आता है उसको हम लोग जीन्स बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न हमारा 2015 में पूछा गया है। सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि होती है 80 से 85, 70 से 80, 90 से 109, 100 से 115। तो ये जो सामान्य स्तर के बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो होती है 90 से 109 होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया है? एडवर्ड्स ने, मरे और मॉर्गन ने,
स्टैनली हॉल ने, सिकार्ड एवं बेकमैन ने। तो व्यक्तित्व परीक्षण के लिए जो प्रयुक्त करने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किया था, यह था मरे एवं मॉर्गन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बालक के केंद्रक न्यूक्लियस में समानता कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, 42, 52, 50। तो ये हो जाएगा, इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 जोड़ी दिया होता है या फिर 46। अगला है, निम्न में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? CAT, TAT, MAT, भाटिया बैटरी। तो ये जो भाटिया बैटरी है, ये जो है बुद्धि का मापन करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है 6 से 10 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 10 से 18 वर्ष, फिर या कोई नहीं। तो जो बाल्यावस्था की अवधि होती है, ये 6 से 10 वर्ष होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है 11 से 18 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। तो इसमें जो किशोरावस्था की मानी जाती है अवधि, ये होती है 11 से 18 वर्ष। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है पावलोव, स्किनर का, फ्रॉबेल का, डाल्टन का। ये संबद्ध प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत है, ये है पावलोव का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चिंपैंजी वनमानुष पर आधारित सूच का सिद्धांत को जानते हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत से, समग्र सिद्धांत से, पूर्णकृत सिद्धांत से, या इनमें से सभी। तो इसका 39 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। सूझ के सिद्धांत को तीनों के नाम से जाना जाता है, अंतर्दृष्टि, समग्र, पूर्णाकृत। अगला, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, शेर पर, या भालू पर? तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों में क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक अवस्था या संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले वैज्ञानिक हैं? ब्रूनर, फ्रॉबेल, बिने, कोहलर। तो किस मनोवैज्ञानिक ने इसको 3 भागों में बांटा है? तो ये है ब्रूनर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, वह स्तर इसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में भेद करना प्रारंभ करता है, वो कौन सा स्तर होता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ कर देता है, मतलब पहचानना प्रारंभ कर देता है कि हर वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना करके। वह स्तर जिसमें बालक वस्तुओं एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ करता है, वह कौन सा स्तर होता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? ये इसमें होता है ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा कि मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है, उसमें बच्चा चिंतन करना या तर्क करना प्रारंभ कर देता है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है? जीन पियाजे ने, कोहलर ने, फ्रॉबेल ने, बिने ने। अब किसने जो है इसमें बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है? तो ये जीन पियाजे है, इन्होंने किया 4 अवस्थाओं में बौद्धिक विकास को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम दिए थे? तो थॉर्नडाइक ने जो है अधिगम के 5 नियम दिए थे, 5 गौण नियम दिए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ये जो है 2015 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अर्जित अवप्रेरणा के अंतर्गत आता है? प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा?
तो इसमें जो अर्जित अप्रेड़ा है उसके अंदर प्रतिष्ठा आता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता कहलाती है विस्मरण, प्रतिविज्ञा, प्रतिविज्ञा और ये है प्रत्यावाहन, आत्मसातन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ जो है ये हो जाएगा विस्मरण। या सीखी गई सामग्री को जब पुनः हम लोग स्मरण करते हैं, याद करते हैं और वो असफलता कहलाती है, वो विस्मरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? परीक्षण करने की प्रकृति, स्मृति, अनुशासन, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। तो इसमें जो है वो प्रतिस्पर्धात्मक जो है अभिवृत्ति का बढ़ावा देगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतया होता है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया और ये डिसकैल्कुलिया। तो ये जो है 49 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डिसग्राफिया। जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतया होता है वो डिसग्राफिया होता है। अगला प्रश्न हमारा है, एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह सा को वाच तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया या शब्द जम्बलिंग। अब इसमें जो होता है कि डिसलेक्सिया जो होता है इसके कारण बच्चा जो है इसमें पढ़ने में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता, सा को वाच तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में और प्रश्न करवाए जाएंगे।